गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो, अपने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, जिसमें अपने कल के वीडियो में आतंकवाद के ऊपर चर्चा की थी। कल अपने आतंकवाद कंप्लीट हो गया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपने बात करते हैं राजनीतिक अपराधीकरण की। देखो, काफ़ी मोस्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये राजनीतिक अपराधीकरण होता क्या है, किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखो, सीधा सा अर्थ देखिए तो राजनीतिक अपराधीकरण मतलब राजनीति के अंदर अपराधी तत्वों का आ जाना, वही क्या होता है, राजनीतिक अपराधीकरण। देखो, राजनीति जो पॉलिटिक्स होती है, इस पॉलिटिक्स को अपने जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो राजनीति होती है वह किसके द्वारा प्रभावित होती है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा। आपराधिक प्रवृत्ति का मतलब जिनके ऊपर कोई मुकदमे केस वगैरह चल रहे हो, गुंडे बदमाश वगैरह कुछ भी मान लो अपने, ठीक है। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, ये राजनीति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और चाहे वो प्रभावित डायरेक्ट रूप से करे या इनडायरेक्ट रूप से। और कई बार क्या होता है, फिर ये धीरे धीरे राजनीति में क्या कर जाते हैं, प्रवेश भी कर जाते हैं। एमपी एमएलए वगैरह के चुनाव भी लड़ते हैं, और उन चुनाव में धन के द्वारा या बल के द्वारा जनता को डरा धमका कर एक प्रकार से जो है वो मंत्री या सांसद का पद प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या हो गई, राजनीतिक अपराधीकरण। देखो, अपने बिहार, यूपी, इस साइड का एरिया अपने देखे भारत में मुख्य रूप से, हालांकि भारत में, संपूर्ण भारत में राजनीतिक अपराधीकरण जो है वो एक चिंतनीय विषय है। अपने देखे तो अपने इसने भारतीय राजनीति को एक प्रकार से दिशाहीन कर दिया, भारतीय राजनीति को इसने एक प्रकार से दरकिनार कर दिया। अच्छे नेता अगर अपने भारतीय राजनीति में बात करें तो अब बहुत ही कम मिलते हैं। शायद ही कोई 2-4 नेता ऐसे होंगे जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक केस नहीं है। बाकी भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में लगभग जो मंत्री नेता वगैरह है उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का केस चल रहा है। तो देखो, राजनीतिक अपराधीकरण क्या कहता है कि राजनीतिक अपराधीकरण का मतलब है कि अपराध प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करना, प्रभावित करना। देखो, परिभाषा के तौर पर अपने कह सकते हैं कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं उन राजनीतिज्ञों के द्वारा चुनाव लड़ने, सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने के लिए देखो, जो राजनीतिज्ञ होते हैं या राजनीतिक दल वगैरह होते हैं, इनमें जो चुनाव लड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं और सत्ता पर बने रहने के लिए इन राजनीतिज्ञों के द्वारा जो समय समय पर अपराध प्रवृत्ति के व्यक्तियों की सहायता ली जाती है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। देखो, अब वर्तमान समय की बात करें अपने, तो वर्तमान समय में जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में राजनीतिज्ञों के साथ साथ में अगर बात करें तो अपने माफिया जो होता है, अपराध प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, उनका अहम रोल होता है। इनके द्वारा ही भीड़ जुटाई जाती है, इनके द्वारा ही राजनीतिज्ञों को चंदा वगैरह धन दिया जाता है, इन्हीं के द्वारा बल दिया जाता है, मतलब धन के द्वारा या बल के द्वारा ये जो है वो राजनीतिज्ञों को क्या करते हैं, चुनाव जिताते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, अपने राजनीतिक अपराधीकरण। अब बात करते हैं अपने राजनीतिक अपराधीकरण जो है इसकी अपने भारत में कैसी कंडीशन है। भारत में राजनीतिक अपराधीकरण का परिदृश्य या भारत में राजनीतिक अपराधीकरण की स्थिति कैसी है, भारतीय राजनीतिक अपराधीकरण में किस प्रकार की है। तो देखो, अपने भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति में वर्तमान समय में अगर सबसे ज़्यादा कोई चिंतनीय विषय है तो वह क्या है, राजनीतिक अपराधीकरण ही है।
क्योंकि अभी मैंने बताया से अपने बिहार, यूपी इस साइड के जो क्षेत्र है, इस साइड के जो राज्य है ना, इनमें राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखो राजनीतिक अपराधीकरण जो है, इस राजनीतिक अपराधीकरण ने भारतीय राजनीति को एक प्रकार से कहे अपने दिशाहीन कर दिया है, एक प्रकार से बर्बाद कर दिया है। मतलब लोकतंत्र का अब किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अपराध प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, इन अपराध प्रवृत्ति के लोगों ने राजनीति में धन के द्वारा या बल के द्वारा प्रवेश करके लोकतंत्र को एक प्रकार से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये लोग क्या करते हैं, चुनाव में धन का प्रयोग करते हैं, धन बल के द्वारा या बाहुबल अर्थात ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीत जाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। देखो अपने बात करें पिछले आम चुनाव की, वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है, 16वीं लोकसभा की अपने बात करें तो 16वीं जो लोकसभा थी, इस 16वीं लोकसभा में जो 34% सदस्य थे अपने राजनीतिक दलों के, वो कैसे सदस्य थे, आपराधिक प्रवृत्ति के सदस्य थे। अपने भारत की बात करें, भारत में जो 16वीं लोकसभा के चुनाव में जो खड़े हुए थे, उनमें से 34% सदस्य कैसे थे, अपराध प्रवृत्ति के थे। और राजनीतिक दलों द्वारा भी चुनाव जीतने के लिए ऐसे लोगों को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। देखो सीधी सी बात है, वर्तमान समय में चुनाव वही जीतता है। पहले तो क्या होता था, जो साफ छवि का व्यक्ति होता, अच्छा व्यक्ति होता, अच्छे चरित्र वाला होता, वह व्यक्ति चुनाव जीता था। लेकिन वर्तमान समय में चुनाव वही व्यक्ति जीतता है जिसके पास में पैसा हो, जिसके पास में धन हो, अर्थात चेक और जेक दोनों चीजें जिसके पास में होती है ना, वह व्यक्ति वर्तमान समय में क्या जीतता है, भारत में चुनाव जीतते हैं। अगर भारत में अगर बात करें अगर पिछले 20 सालों की, तो पिछले 20 सालों में भारत में ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ है जिसमें हिंसा नहीं हुई हो। मतलब पिछले 20 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं ना, वो सारे के सारे चुनाव जो है वो किसके ऊपर आधारित थे, हिंसा के ऊपर आधारित थे। और कई बार तो ऐसा भी होता है, अगर किसी राजनीतिज्ञ को ये लगता है कि मैं दूसरे उम्मीदवार से हार जाऊंगा, तो वो क्या करते हैं, उस दूसरे उम्मीदवार की हत्या भी करवा देते हैं, जिससे चुनाव जो है वो कुछ समय के लिए टल जाते हैं, कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है, उसने दीमक की तरह भारतीय लोकतंत्र को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यह हो गई अपने किसकी बात है, भारत की राजनीति में राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया। अब अपने बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक अपराधीकरण के प्रमुख कारण क्या है। मेल दे राजनीतिक अपराधीकरण के प्रमुख कारण क्या है और राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोकने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कारणों की। देखो कारण, पहला कारण तो क्या हो गया, राजनीतिक अपराधीकरण का पहला कारण तो हो गया धन, बल और राजनीति का क्या होना, मिश्रण होना। देखो आज से 50 साल पहले की बात करें तो राजनीति जो थी वो एक पवित्र कार्य माना जाता था। राजनीति जो लोग करते थे वो एक प्रकार से देश सेवा, लोक सेवा के उद्देश्य से की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो राजनीति की जाती है ना, वो अपने वर्चस्व में वृद्धि करने के लिए, पैसों के लिए, इस मतलब अपने पैसों के लिए, अपने पद में वृद्धि करने के लिए, इसलिए वर्तमान समय में राजनीति की जाती है। मतलब एक स्वार्थपूर्णता पर राजनीति आधारित हो गई है। और जिसका प्रमुख कारण क्या है, इसमें अपने धन, बल और राजनीति, ये तीनों चीजें क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। पहले के चुनाव में कभी भी धन का प्रयोग या बल का प्रयोग न के बराबर होता था। हालांकि छोटे मोटे जो चुनाव होते थे, पंच सरपंच, इनकी बात में नहीं कर सकता, लेकिन जो बड़े चुनाव थे उनमें अपने बल का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता था। तो देखो राजनीतिक अपराधीकरण का पहला कारण तो क्या हो गया, धन मतलब पैसे, बल यानी ताकत और राजनीति, इन तीनों का क्या हो गया है, मेल मिलाप हो गया है, तीनों की मिली भगत हो गई है। इन तीनों के बिना राजनीति असंभव है। इन तीनों के मिली भगत से ही कौन सी प्रक्रिया का विकास हुआ है, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया का विकास हुआ है। दूसरा कारण अपने दे सकते हैं निर्वाचन प्रणाली।
की कमियां। निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन आयोग जो है इसकी कमियां। देखो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की अपनी थोड़ी सी एक बात कर ले, इसका उल्लेख कई बार पूछ लेते हैं संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 15, और अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक जो है वो किसका उल्लेख है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जिसके द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है, चुनाव करवाना। तो देखो ये निर्वाचन प्रणाली है, इस निर्वाचन प्रणाली की भी कई कमियां हैं, निर्वाचन आयोग की भी कई कमियां हैं, जिनकी वजह से राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ है, जिसकी वजह से राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश हुआ है। देखो पहले अपने बात करें इसकी कमियों की, तो निर्वाचन आयोग जो है वो निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करता, इसके निर्णय जो है वो पारदर्शी नहीं है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को अपने चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाती है, जबकि रूल ये होना चाहिए अपने कि जिस व्यक्ति के ऊपर 2 या 2 से अधिक आपराधिक मामले हैं उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो इन कुछ कारणों की वजह से मतलब निर्वाचन प्रणाली या निर्वाचन आयोग जो है इसकी वजह से अपने क्या होता है, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा अपने पुलिस अपराधियों और राजनीतिज्ञों की क्या है, मिली भगत। इन तीनों की मिली भगत से देखो राजनीतिज्ञ आ गए, अपराधी आ गए, और इनके ऊपर कंट्रोल कौन कर सकती है, अपने भारत की पुलिस। तो पुलिस भी इनके साथ में मिल गई है। तो पुलिस जब इनके साथ में मिल जाती है, देखो पहले थे अपने द्विगठबंधन, पहले कैसे थे, द्विगठबंधन थे, पहले अपराधी और राजनीतिज्ञ इन दोनों का ही गठजोड़ था, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, त्रिगठबंधन हो गया, पुलिस भी आ गई, अपराधी भी आ गए, राजनीतिज्ञ भी आ गए। तो कहने का मतलब हो गया कि अब इनको किसी का कोई डर नहीं है। पुलिस वगैरह जो होती है, पुलिस में अपने बात करें तो पुलिस वाले जो है वो भ्रष्टाचार करके, पैसे लेके, रिश्वत लेके जो है इन जैसे अपराधियों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाते, इनको गिरफ्तार वगैरह नहीं करते, इनको सजा वगैरह नहीं देते, या जो राजनीतिज्ञ होते हैं जो अपराध प्रवृत्ति के कार्य करते हैं उनको आसानी से छोड़ देते हैं। इनके साथ में इनकी एक प्रकार से मिलीभगत होती है, इनकी साठगांठ होती है, जिसकी वजह से ये राजनीति में आकर अपनी मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है अपने पुलिस अपराधियों और राजनीतिज्ञों की क्या होना, मिलीभगत होना। चौथा पॉइंट, राजनीतिक अपराधीकरण का प्रमुख कारण है सत्ता प्राप्ति की लालसा। देखो अभी मैंने बताया था कि अपने देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो लोग जो राजनीति में आते थे उनका प्रमुख उद्देश्य होता था देश की सेवा करना, देश का विकास करना। लेकिन वर्तमान समय में लोगों का सत्ता प्राप्ति करने का प्रमुख उद्देश्य जो क्या है वह है धन कमाना, अपने वर्चस्व में वृद्धि करना, अपना दबदबा बनाना, अपनी धाक कायम करना। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है वो राजनीति को वर्तमान समय में एक बिजनेस बना रहे हैं, एक व्यवसाय बना रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार करके अधिक से अधिक पैसा कमा रहे हैं। तो ये सत्ता प्राप्त करने की लालसा है। इस सत्ता प्राप्त करने की लालसा के लिए राजनीतिज्ञ जो होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपराधी तत्व प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, अपराधी व्यक्ति जो होते हैं, जिनके ऊपर केस वगैरह होते हैं, उन व्यक्तियों से धन की या ताकत की सहायता से क्या करते हैं, सत्ता को प्राप्त करते हैं। मतलब अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए राजनीतिज्ञों के द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से किसका जन्म होता है, राजनीतिक अपराधीकरण का जन्म होता है। इसके अलावा अपने न्यायिक प्रणाली की कमियां, न्यायिक प्रणाली की कमियां मतलब अपने जो न्यायपालिका होती है, इस न्यायपालिका के द्वारा भी देखो इसकी कुछ कमियां रह जाती है। कमियों में देखो अपने सीधी सी बात, जैसे
न्यायपालिका क्या करती है, निर्णय लेने में काफ़ी समय लगाती है। किसी भी डिसीजन को अपने फिल्मों में देखते हैं कि केस जो है वो 10, 15, 20, 25, 30 साल तक चलता रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है जिसके ऊपर केस चल रहा है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन केस का फैसला नहीं होता। तो ये न्यायिक प्रणाली की जो कमियां है, इसकी जो डिसीजन करने की जो क्षमता है, उसमें क्या देरी होने की वजह से भी राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। देखो, अगर यही न्यायिक प्रणाली, यही न्यायपालिका फास्ट ट्रैक अदालत का गठन कर ले, फास्ट ट्रैक अदालत का गठन करके जो व्यक्ति राजनीति में सक्रिय हो रहा है और जो अपराधी प्रवृत्ति का है, उनके विवादों का शीघ्र से शीघ्र क्या कर ले, निपटारा कर दे, तो ये राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। किसका गठन करके? फास्ट ट्रैक अदालत। इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति राजनीति में भाग ले रहे हैं और जिनके ऊपर कोई ना कोई केस है, तो सबसे पहले उनके केस की क्या हो, सुनवाई हो और उनका फैसला तुरंत लिया जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति जो है वो राजनीति में भाग ना ले सके। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसके ऊपर 2 या 2 से अधिक केस है, उनको अपने चुनाव में खड़ा होने की इजाज़त नहीं दी जाए, या जिन व्यक्तियों के ऊपर कोई अपराध का केस है, जिनके ऊपर कोई मर्डर का केस है, हत्या का किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, उन व्यक्तियों को ऊपर क्या लगाया जाए, अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनके ऊपर न्यायपालिका के द्वारा का निर्वाचन आयोग जो है, इनके द्वारा क्या लगाया जाए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ऐसा करके ऐसा जो है, ऐसा अगर न्यायपालिका नहीं करेगी तो इससे क्या होगा, राजनीतिक अपराधीकरण होगा। अब अपने बात करते हैं भारत के संदर्भ में एक मेन कारण, वो है गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी। देखो, राजनीतिक अपराधीकरण का ये अपने भारत के संदर्भ में प्रमुख कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अपने भारत जो है, इस भारत में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी का एक प्रकार से बोलबाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने देखे जो आदिवासी, अशिक्षित लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, ये राजनीतिज्ञ होते हैं, ये या तो धन के द्वारा उनका वोट खरीद लेते हैं, या बल के द्वारा, ताकत के द्वारा उनको डरा धमका कर इनका वोट प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अपने किसका जन्म होता है, राजनीतिक अपराधीकरण का जन्म होता है। और एक पॉइंट अपने और दे सकते हैं, कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू करना। देखो, कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू न करना, कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू न कर पाना, मतलब जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का, अधिकतर लोगों का तो पुलिस के साथ में क्या होता है, साठ-गांठ होती है, पुलिस के साथ में मिलीभगत होती है। वो आराम से किसी प्रकार का कोई अपराध कर देते हैं, पुलिस वाले को रिश्वत वगैरह दे के और आराम से बरी हो जाते हैं। तो राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को अगर रोकना है तो कानूनों को वो अपने क्या बनाना है, प्रभावशाली बनाना है। जो कानून कमज़ोर है, जो लचर है, जो कुछ पुलिस वाले जो भ्रष्ट है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। अरे जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया, अगर उस व्यक्ति को तुरंत पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेंगे तो वह व्यक्ति दोबारा जुर्म करने का साहस नहीं करेगा। लेकिन पुलिस वालों की एक प्रकार से बोल दें कि अप्रभावशालीता के कारण या दबदबा न होने के कारण जो अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो जुर्म पर जुर्म करते जाते हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाते रहते हैं, राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, राजनीति में अपने एमपी एमएलए का पद प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से अपने राजनीतिक अपराधीकरण का जन्म होता है। तो कह सकते हैं कि कानूनों की लचरशीलता के कारण या कानूनों के लचीलेपन के कारण भी राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं उपायों की। देखो, उपायों का सीधा सा है, इनका उल्टा कर दो सबका। क्वेश्चन आता है, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। तो ये जो अपने कारण की बात की है ना, उनका क्या कर दो, उल्टा कर दो। जैसे पहला है अपने निर्वाचन आयोग वाला, निर्वाचन आयोग
का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना। देखो, अगर निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र होकर कार्य करेगा, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी दबाव के, एक पारदर्शी रूप से कार्य करेगा, तो राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा उपाय अपने ये दे सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के ऊपर 2 या 2 से अधिक केस है या आपराधिक मामले हैं, उन व्यक्तियों के लिए चुनाव लड़ने पर क्या लगाए जाए, रोक लगाई जाए। दूसरा उपाय यह है कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़े हो रहे, अगर उनमें से किसी व्यक्ति के ऊपर 2 या 2 से अधिक मामले अपराध प्रवृत्ति से संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग को उन व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर क्या लगा देनी चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगाने से क्या होगा कि जो अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो राजनीति में भाग नहीं ले पाएंगे और धीरे धीरे राजनीतिक अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है या राजनीति में जो अपराध की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देखो, जो राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों के ऊपर भी क्या लगाना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए। किन राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए जो अपराधियों को क्या देते हैं, टिकट देते हैं। देखो, वर्तमान समय में क्या होता है कि ज़्यादातर जो राजनीतिक दल है वो किनको टिकट देते हैं, अपराध प्रवृत्ति के लोगों को ही देते हैं। जैसे अपने भारतीय राजनीति की भी बात की थी, क्योंकि अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं उनके पास में धन भी होता है और उनके पास में बल भी होता है। धन के आधार पर या बल के आधार पर वो क्या जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो अपने राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों पर क्या लगाना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, जो अपराधियों को क्या देते हैं, टिकट देते हैं। इसके अलावा नोटा की व्यवस्था की जाए। देखो, नोटा क्या होता है, हालांकि नोटा की व्यवस्था अब हो चुकी है, पहले नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। नोटा की व्यवस्था की जाए। देखो, नोटा का पूरा नाम क्या होता है, नोटा, नॉन ऑफ द अबोव, अर्थात इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबोव, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। देखो, नोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है, कई बार क्या होता है कि जो चुनाव में जो व्यक्ति खड़े होते हैं वो जो उम्मीदवार होते हैं वो जनता को पसंद नहीं आते। लेकिन पहले क्या होता था, जनता को चाहे पसंद आए या नहीं आए, जैसे मान लो 5 आदमी खड़े हो गए और पांचों ही व्यक्ति क्या है, अपराध प्रवृत्ति के हैं, तो मजबूरी में पहले क्या होता था, व्यक्ति को किसी न किसी को तो क्या करना पड़ता था, चुनाव में वोट देना ही पड़ता था। लेकिन फिर सरकार ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया जिसका नाम है अपने नोटा। अगर मान लो किसी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह किसके ऊपर बटन दबाएगा, नोटा के ऊपर बटन दबा सकता है, अर्थात वह इनमें से किसी को वोट नहीं दे रहे, इनमें से किसी को वह पसंद नहीं कर रहे। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो राजनीति के दल भी ये समझ आएंगे कि अपराध प्रवृत्ति के व्यक्तियों को हमने चुनाव में खड़ा किया है, इसलिए हमें वोट नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से धीरे धीरे ये राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला अपने ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था। देखो, वर्तमान समय की बात करें तो अपने वर्तमान में लगभग कार्य कैसे हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं। सारे काम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं वर्तमान में। तो अपने राजनीतिक अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए जो चुनाव है वो भी कैसे करवाया जाए, ऑनलाइन करवाया जाए, ताकि चुनाव में जो फर्जी मतदान होता है, जो चुनाव में धांधली होती है, उस फर्जी मतदान को, उस धांधली को रोका जा सके। और ये फर्जी मतदान, धांधली वगैरह ये किसके द्वारा कराए जाते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार होते हैं उन्हीं के द्वारा करवाए जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए अपने
निर्वाचन आयोग जो है इसको ऑनलाइन निर्वाचन की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि मतदानों में या चुनाव में होने वाले धांधली को, अपने चुनाव में होने वाले फर्जीवाड़े को क्या हो सके, एक प्रकार से रोका जा सके, और जिससे राजनीतिक अपराधीकरण के ऊपर भी क्या लग सके, अंकुश लग सके। इसके अलावा अभी अपने एक बात की थी फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन। फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके भी राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। देखो फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन क्यों? देखो जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह राजनीति में सक्रिय है, तो न्यायपालिका जो है, इस न्यायपालिका के द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके उनके विवादों की तुरंत सुनवाई करनी चाहिए और तुरंत फैसला करके उनको सजा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको सजा हो जाएगी, तो वो राजनीति में भाग नहीं ले पाएंगे, जिससे अपने राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया है उसके ऊपर क्या लगेगी, रोक लगेगी। देखो वर्तमान जो व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में क्या होता है, कोई भी फैसला आने में, जैसे मान लो किसी ने 2020 में मर्डर कर दिया तो उसकी सुनवाई होते होते अपने 2030, 35, 40 तक सुनवाई होती है। अपने न्यायपालिका जो है वर्तमान समय में इतनी लच्चर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है, क्योंकि फैसले तुरंत नहीं ले पाते, तारीख पे तारीख। हाँ, तो अपने फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके क्या करना चाहिए, जो उम्मीदवार राहत में भाग ले रहे, सबसे पहले उन उम्मीदवारों के केसों की, उनके अपराधों की सुनवाई होनी चाहिए और उनको सजा देके जेल में डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो राहत में भाग नहीं ले पाएंगे और राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया पर क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी। इसके अलावा न्यायालय जो है, उस न्यायालय को एक काम और करना चाहिए, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के तत्व है, उनके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए भी क्या लगाई जानी चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। मतलब जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई हत्या की है, कोई लूट की है, डकैती की है, बलात्कार की है, कुछ भी किया हो, मान लो फिरौती की है, कुछ भी अपने इस प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, उन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने पर भी क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, जिससे राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया पर क्या लगेगी, रोक लगेगी। मतलब राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति है उनको चुनाव लड़ने से क्या कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए, उनको चुनाव में खड़े होने नहीं देना चाहिए। तो ये थे अपने कारण और ये थे अपने उपाय। अब एक समिति आती है जो अपने कई बार पूछा हुआ है, एएन बोहरा समिति। देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एएन बोहरा समिति। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एएन बोहरा समिति क्या है। देखो एएन बोहरा समिति, एएन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस समिति का जो अध्यक्ष था ना, यही था एएन बोहरा। इस एएन बोहरा की अध्यक्षता में राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति की जांच पड़ताल करने के लिए इस समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। किसका गठन है, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति जो है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एएन बोहरा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि माफिया नेटवर्क जो है, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो एक क्या चला रहे हैं, समानांतर सरकार चला रहे हैं। और इस समानांतर सरकार ने शासकीय मशीनरी या राज्य तंत्र को एक प्रकार से बर्बाद कर दिया है, कंगाल कर दिया है, हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इस समिति ने बताया कि इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है, अपने भारतीय जो मतदाता है उन भारतीय मतदाताओं की उदासीनता है। भारतीय मतदाताओं की उदासीनता, भारतीय मतदाताओं की अगंभीरता, भारतीय मतदाताओं की भाव शून्यता की जो प्रवृत्ति है वो इसका कारण है। और इसी राजनीतिक अपराधीकरण में जो द्विगठबंधन की प्रक्रिया थी वो अब किस में तब्दील हो चुकी है, त्रिगठबंधन में तब्दील हो चुकी है। ऐसी रिपोर्ट किसने पेश की, एएन बोहरा समिति ने। देखो द्विगठबंधन का मतलब हो गया, पहले
राजनीति में क्या होता था, एक तो होते थे अपराधी प्रवृत्ति के वेग, एक होते थे राजनीतिज्ञ। इन दोनों का गठबंधन होता था। मतलब जब राजनेताओं को धन की या ताकत की आवश्यकता पड़ती तो वो किससे संपर्क करते, माफियाओं से संपर्क करते। वो तो था द्विगठबंधन। अब इसमें कौन शामिल हो गए, पुलिस वाले शामिल हो गए। तो ये क्या हो गया, त्रिगठबंधन। मतलब राजनीतिज्ञ, माफिया और पुलिस, ये क्या है, त्रिगठबंधन है। तो देखो एक बार वापस देख लेना, समिति का नाम है एएन बोहरा समिति। इसका गठन क्यों किया गया, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया की जांच पड़ताल करने के लिए। अध्यक्ष यही थे, एएन बोहरा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि माफिया नेटवर्क जो है वो एक समानांतर सरकार चला रहा है, शासकीय मशीनरी या राज्य तंत्र को इसने बर्बाद कर दिया है, हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका कारण जो है वो भारतीय मतदाताओं की उदासीनता। मतलब भारतीय मतदाता जो है वो उदासीन है, अगंभीर है, भावशून्य। मतलब इनको मतलब ही नहीं है कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। मतलब अपने मतदाताओं ने ये सोच पाल रखी है कि अपने को क्या देना है, वोट देना है, चाहे कोई खड़े हो, अपना तो वोट देनी है। कोई भी आदमी हो, कोई भी कैसा भी आदमी हो, बस मतदाताओं की यही सोच होती है कि अपने को क्या देना है, वोट देना है। तो ये मतदाताओं की उदासीनता, अगंभीरता, भाव शून्यता, देश के प्रति जो सचेत न होने की भावना, ये जो है इसी की वजह से राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसी की वजह से राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया जो है वो द्विगठबंधन से त्रिगठबंधन ये हो गई है। तो ये था अपने आज का टॉपिक, राजनीतिक अपराधीकरण। अगर आपके इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे भ्रष्टाचार की। ओके, दैट्स ऑल।